की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे गाइस। आज की क्लास में हम बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019, बहुत ज़्यादा साल नहीं बीते हैं, 2019 में ये क्वेश्चन आके गया था। प्लीज़ देखिएगा, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आपकी बुक का है, पेज नंबर 91, सॉरी क्वेश्चन नंबर 91, पेज नंबर 159। क्वेश्चन 91 है और ये क्वेश्चन कौन सा है? सीबीएसई 2019 में आया था। देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31st of March 2018 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने क्या बनानी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ही आपको पता चला, आपको पता है आपको क्या बनाना शुरू कर देना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ जाओ, प्लीज रीड द क्वेश्चन। कहां से क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले बताओ? एडजस्टमेंट से। वेरी गुड। अरे वाह, एडिशनल इंफॉर्मेशन बस एक ही लिखी है बेटा, देखना। कह रहा है एन ओल्ड मशीनरी, तो पहले फॉर्मेट बना ले फटाफट से, है ना? फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे सब। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2018, 31st of March 2018 लिखना, एज पर AS3 रिवाइज लिखना। खुद से लिखेंगे ये सब, आप लिखिए प्लीज, बातें नहीं। कौन सा एक्टिविटी बनाना है हमें सबसे पहले? करेक्ट। तो हमें यहां लिख लेना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप कायदे में काम करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लगभग 25 मिनट में आज की क्लास में खत्म कर देंगे। अगर आप मेरे लिए ना भी रुके तो 25 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर यू। मैम 25 मिनट 6 नंबर के लिए? यार अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम इसे 12 मिनट में भी खत्म करना शुरू कर दोगे कैश फ्लो के क्वेश्चन को, पर घर पे ट्राई करोगे जब भी। तो फटाफट से बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैं डेली बेसिस पे तुम्हारे साथ लिखती हूँ ताकि तुम लोगों को हैबिट पड़े कि पेपर में हमें ऐसे ही लिखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI के बाद हमें बेटा लिखना होता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जिसे फॉर्मेट ही याद नहीं है उसे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या लिखना होता है इसमें बताओ? कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस। ऐड और लेस करके हमारा फाइनल यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एग्जैक्टली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद यहां पर क्या ऐड होता था बताइए गाइस? वेरी नाइस, डायल। ऐड कर दीजिए क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो ऐड कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, CACL मत लिखना, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इससे ऑपोजिट क्या कर दोगे जल्दी से बताओ? करेक्ट, इससे ऑपोजिट को आप यहां पर कर दोगे माइनस। तो यहां पर माइनस करके दिखा देंगे हम। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और यहां पर हमारी फाइनल फिगर आ जाएगी क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। वेरी नाइस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके नीचे लेस टैक्स पेड, और जैसे ही टैक्स पेड आया फाइनल आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो या कैश यूज्ड आई डोंट नो, इसलिए नहीं लिखेंगे। और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी आ जाएगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेरी नाइस।
उसके नीचे 8 से 10 लाइन्स आर मोर देन सफिशिएंट। मैं ज़्यादा ही बोलती हूँ, 8 से 9 लाइन से ज़्यादा आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। लास्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और कल मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, याद है? क्या सिखाया था? कि पहले 1 मार्क्स पक्का कर लो, पहले 1 मार्क्स पक्का कर लो। तो कर लेते हैं। 8 से 10 लाइंस यहां पर छोड़कर यहां पर हमारा आंसर आएगा क्या? आइए देखिएगा क्या सीखा था हमने। नेट इंक्रीज और डिक्रीज मैंने कहा था 1 नंबर पक्का कर लो। 1 नंबर कैसे आता था बताना गाइज? आपको पता है यहां पर फाइनल आंसर आना है हमारा। यहां पर हमारा क्या आना है गाइज? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर से पहले आपको पता है यहां लास्ट में आप ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग। तो पहले वो लिख लो। कैसे? कल सिखाया था, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। आप चाहे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग, वो ज़्यादा बेटर वर्ड होता है, वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने बैलेंस शीट है, प्लीज़ चेक। बैलेंस शीट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 91 की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स चेक करो। क्या करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं? नहीं। करंट एसेट्स में गिवन है मेरे बच्चों इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बताओ? 70,000। और क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है? 84। तो सीधी सी बात है, ये हमारे किसके इक्विवेलेंट आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। तो यहां पर इंक्रीज आएगा डिक्रीज? टेल मी। सोचो, अगर ये 84 है और ये 70 है तो यहां क्या आना चाहिए? 14। 14 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये आपने लिख दिया, और यहां पर इसे क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और आपको साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे क्या लगा देना है? टिक। बिना पूरी कैश फ्लो बनाए 1 नंबर तो आपका आ चुका है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्लियर टू यू ऑल पीपल? डन एवरीबॉडी? टिक कर दिया 70 और 84 पे आप लोगों ने या नहीं? चलिए आइए देखिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 तो यहां पे बनना ही है। आपको पता है डिफरेंस इन, आप देख सकते हो, पहले डिफरेंस इन सरप्लस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डिफरेंस इन सरप्लस देखने के बाद चीजों को देखोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 चीज लिखी हैं, एक बैलेंस इन एसपीएल और एक जर्नल रिजर्व। चेक करिए, सी वाई माइनस पी वाई, 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख विल बी 1 लाख। और इसमें ऐड करते थे, याद करो क्या? टिप। तो सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ है, इसलिए साथ साथ लिख दो। बेटे प्लीज चेक करो, पहले दिन था 82 जर्नल रिजर्व, और अब बढ़कर कितना हो गया? 1,80,000। कितना बढ़ गया? 98,000। तो अगर इंक्रीज है, दोनों वैल्यूज को टिक कर दो, और यहां पर क्या कर देंगे? ऐड। कितना ऐड करेंगे बताइए? ट्रांसफर टू रिजर्व 98, और इसे कर दो आप टिक। चारों फिगर्स को टिक कर दो। बैलेंस शीट में आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस टिक हो चुका है। बाकी चीजें जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करके दिखाएंगे। एडजस्टमेंट पे चले जाओ। अब एडजस्टमेंट पे चले जाओ। पहले भी एडजस्टमेंट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लीज रीड। An old machinery costing 42,000 on which accumulated depreciation of 28 was sold for 56। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे ही आपको मशीनरी बोला, मैंने आपको सिखाया पीपीई में जाओ, पीपीई में जाके चेक करो 1 अकाउंट या 2 अकाउंट। चेक करिए 1 अकाउंट या 2 अकाउंट? वेरी नाइस, 2 अकाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो गिवन। तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप ऊपर बनाएंगे। मैंने आपको सिखाया था सब, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कहां बनाएंगे? पहले ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना होता है। दूसरा आप बनाएंगे कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, मशीनरी या पीपीई अकाउंट भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, क्योंकि मुझे यही आपकी प्रैक्टिस करानी थी, तो मैंने लिख दी वर्किंग नोट नंबर 2। और जो अकाउंट आप बना रहे हो पहले वो लिख दो। कौन सा बना रहे हो गाइस? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
आपके दो डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। पहला, जिसमें आप एसेट को हर बार पहले ही डेप्रिशिएट करके माइनस करते रहते हो। दूसरा मेथड, जिसमें आप डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में डालते रहते हो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, और एसेट को एट कॉस्ट दिखाते हो। तो यहां पर आपका पीपीई भी लिख सकते हो आप, और क्वेश्चन में चेक करो पीपीई में मशीनरी लिखा हुआ है स्पेशली, तो आप चाहो तो सिर्फ मशीनरी भी लिख सकते हो और चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो। ये मशीनरी अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग क्लोजिंग गाइस। मशीनरी का ओपनिंग कितना था? 3,60,000। तो यहां पर हमें लिख देना चाहिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। इसका यहां पर आ जाएगा क्या? बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए कितना? 4,50,000। ऐसे ही मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए बैलेंस शीट में से ओपनिंग बैलेंस देखकर बताओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 ओपनिंग है, और यहां पर बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 58,000। सबसे पहले आप बैलेंस शीट की चारों फिगर्स को लिख दोगे, और जैसे ही आपने चारों फिगर्स लिख दी उस पर लगा दो टिक 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 टिक। जैसी चारों टिक हुई, ऊपर हमारी बैलेंस शीट में पीपीई टिक हो चुका है। डन एवरीबॉडी? अब क्या करेंगे गाइस? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपके लिए रीड कर रही हूं, प्लीज रीड। एन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹42, मतलब जो हमने 42 की खरीदी थी, on which accumulated depreciation of 28,000 was sold for 56। 42 की खरीदी 28 की आज तक उस पर घिसाई लग चुकी है। गाइस लुक एट द बोर्ड एंड टेल मी, अगर कॉस्ट थी उसकी 42 और आज तक का डेप्रिसिएशन था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28, तो कैन यू टेल मी द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू कितनी है? 14। यहां पर बुक वैल्यू कितनी आ गई? 14। मतलब जिस मशीनरी की वैल्यू थी 14, यू आर सेलिंग दैट मशीनरी फॉर 56 था। 56 यार, जिसकी तुम्हारी बुक्स में औकात है 14,000 की, उसे आप लोग 56 में बेच रहे हो। फायदा नुकसान? फायदा। कितने का गेन? 42 का। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ आया? अब इसे लिखा कैसे जाता था? जो आज तक का इस एसेट का डेप्रिसिएशन है विच इज ₹28, ये कौन से अकाउंट में है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन अकाउंट में है। तो प्रोविजन से निकालो और एसेट में डालो। तो 28,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप क्या करेंगे? 28,000 के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से डेबिट करके और मशीनरी में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आप देखें यहां कैसे लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे मशीनरी कितना? 28, और इसे इधर से इधर डालते हैं। मैंने आपको एक हैबिट सिखाई कि आपकी एक वैल्यू जो एसेट आप बेच रहे होंगे यहां से उसका डेप्रिसिएशन यहां पर जाएगा, क्योंकि whenever you will be selling out the asset in this method you have to write down 3 things। You have to write down 3 things। जब भी आप किसी एसेट को बेचेंगे तो कितनी चीजें रिकॉर्ड करेंगे? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, दूसरा उसका सेलिंग प्राइस, तीसरा उसका गेन और लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 20, एग्जैक्टली 28,000, और यहां पर 28, और 28 को क्या करेंगे बताओ? आइए 28,000। इंसेक्ट बैठ गया था बेटा यहाँ। आइए, बोर्ड चला रहा है। आओ, 28,000 का यहां आ गया। दूसरा इसका सेलिंग प्राइस कितना था? इसका सेलिंग प्राइस बताना। 56, तो 56 भी यहां आ जाएगा। इधर समझ आ रहा है ना बेटू? और गेन कहां लिखते थे याद करो? डेबिट में। तो यहां लिख दोगे गेन ऑन सेल
कितने का था? 42 का। जैसे ही ये सब आपने लिखा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है कंप्लीट। आपको अब सिर्फ क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालना है। जल्दी से मेरे को बताओ बैलेंसिंग फिगर। इधर आएगा एक तो डेप्रीसिएशन आएगा, बोलो हाँ या ना। कितने का? 6000 का। ये टोटल आ गया 86। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? अगर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज किस लिए हो रहा होगा? क्योंकि हमने और डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो 6000 का डेप्रिसिएशन आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां पर देखिए बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,32,000। ये 132 क्या है? सबको पता है, परचेज। ये बैंक अकाउंट से क्या आया है? परचेज। और ये अकाउंट आ गया टोटल कितना? 5,34,000। किसने ये अकाउंट इसी तरीके से सेम बनाया था? रेज योर हैंड्स। वेल डन। समझ आया या नहीं? किधर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सुनिएगा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फिर सिर्फ 4 ही चीजें जाती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और जितना डेप्रिसिएशन लगाया, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में वो ये देता है बेटा, जो मशीनरी हमने बेची, अगर उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देता है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये। बट अगर वो क्वेश्चन में दे देता डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस, तो मैं यहां लिखती डेप्रिसिएशन इतना, और ये आती फिर बैलेंसिंग फिगर। तो इन दोनों में से एक गिवन होगी और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी होगी। समझ आया? जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाते हैं तो एक चीज गिवन होती है, दूसरी चीज हमें निकालनी होती है। या तो वो टैक्स प्रोवाइडेड देता है या टैक्स पेड देता है, तो दूसरा बैलेंसिंग फिगर आता है। यहां पर भी इसी तरीके से होता है गाइस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में BDCD डाला और एक गिवन होगा, दूसरा हमें कैलकुलेट करना होगा। समझ आया सभी को या नहीं? क्लियर है सबको? पक्का? अच्छे से। अब क्या करेंगे? इन चीजों को लिखेंगे। बैलेंस BDCD का कुछ भी नहीं होगा। 28,000 ऑलरेडी 2 जगह जा चुका। हृदय डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? 6,000 का कहां होगा प्लस? नाम बताओ। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश में ऐड हो जाएगा, याद है उत्तम? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा डेप्रीसिएशन। और क्योंकि आपने मेहनत की है तो प्लीज राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 26,000। बेटा गेन आ रहा था 42 का, मुझे तो याद है, आप लोग देखो गेन ऑन सेल आ रहा था 42, कहां जाएगा? एडजस्टमेंट में लेस हो जाएगा। वेरी गुड, अभी करते हैं। ये सेल ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और ये परचेज ऑफ मशीनरी भी इन्वेस्टिंग। कौन सी प्लस होगी मीशा और कौन सी माइनस होगी? सेल ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। विच इज योर आउटफ्लो एंड विच इज योर इनफ्लो? परचेज है तो आउटफ्लो वो नेगेटिव, और सेल हमारी इनफ्लो है तो वो पॉजिटिव। लिख दूं? साथ ही साथ यहां इन्वेस्टिंग में लिख देंगे। बोलिए यस और नो। सेल ऑफ मशीनरी। और मेहनत की है ना, तो मेहनत को दर्शाना सीखो, लिखना सीखो। लो मैडम जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 पे। सेल ऑफ मशीनरी कितना है बताइए? 56। और परचेज कितना है? 1,32,000। और 1,32,000 जो परचेज है दैट इज योर आउटफ्लो, बिकॉज व्हेन यू विल बी परचेजिंग द एसेट यू विल बी पेइंग मनी, तो इसलिए वो नेगेटिव। और जब आप बेचोगे सामान तो आपके पास पैसा रिसीव होगा, तो दैट विल बी योर इनकम, मतलब इनफ्लो। तो इनफ्लो को प्लस करते हैं, आउटफ्लो को माइनस करते हैं। लेविश समझ आ रहा है बेटा? तो सेल एंड परचेज हमने यहां लिख दिया। अब क्या कोई और पॉइंट है जो यहां से लिखना रहता हो? पहले ये देख लो। दिस 6,000 हमने लिख दिया, ये परचेज सेल लिख दिया। एक गेन बच रहा है 42 का, जो कि कहां जाएगा? यहां पर लेस हो जाएगा। गेन ऑन मशीनरी कितना था? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी बल्कि पूरा 42। नेगेटिव फिगर है तो आई विल बी राइटिंग इट इन द ब्रैकेट। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सभी को? एडजस्टमेंट हो चुकी है। बोर्ड का क्वेश्चन है, देख रहे हो? एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं करना, ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन को पढ़ डालो और जो चीज जहां जानी है उसे डिस्पोज ऑफ करते जाओ। चलिए आइए मेरे साथ, बढ़ते जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। 91 में देखिएगा फटाफट से। सबसे पहले शेयर कैपिटल। गाइस ओपनिंग बैलेंस कितना था शेयर कैपिटल का? 5,60,000।
5,60,000 से बढ़कर हो गई 630, 70,000 से बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई, मतलब मैंने शेयर दिए या लिए, मतलब इशू किए, तो पैसा आएगा या जाएगा? कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना या शेयर रिडीम करना इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इशू ऑफ शेयर्स को मुझे यहां पर क्या कर देना चाहिए? बोलिए, अरे बोलते क्यों नहीं? ऐड पूरा लिख सकते हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, या फिर आप क्लियरली ये भी लिख सकते हो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना गाइस? इनफ्लो और आउटफ्लो? यस, तो पॉजिटिव 70,000 विल बी रिटन हियर। कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? टिक कर दो दोनों वैल्यूज पर मेरे बच्चों। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यू हैव ऑलरेडी ट्रीटेड दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व भी लिख चुके थे और P&L का बैलेंस भी लिख चुके थे, तो टिक है वो। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स। मेरे चीतो, ट्रेड पेबल्स देखना, 1,82,000 से बढ़कर हो गए 2,08,000, बढ़ गए। पहले सोचो, डायल में करंट लायबिलिटी का बढ़ना, ऐड या लेस? वेरी गुड, इसलिए ही मैं लिखने के लिए कहती हूं ताकि लिखोगे तो गलती नहीं करोगे। ऐड में कितना, दोनों का डिफरेंस, और टोटल कर दो, 26 ना, दोनों पे टिक कर दो। अदर करंट लायबिलिटीज 28 से 14 कम हो गई गाइस, कम हो गई तो कहां जाएंगी? लेस में। 14 अदर करंट लायबिलिटीज, तो यहां पर आप लिख देंगे कितना? 14,000, लेस है इसलिए ब्रैकेट में टिक कर दो, टिक 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 टिक। टर्न योर पेज। पीपीई, क्या कुछ करना है? कर चुके मैम, टिक कर चुके हैं, वेरी नाइस। इन्वेंट्रीज 182 से 126, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज इन योर करंट एसेट्स विल बी योर ऐड, है ना? कितना आएगा बताओ? इन्वेंट्रीज 56,000, यहां आ जाएगा इन्वेंट्रीज 56 ना। नेक्स्ट टिक कर दो इन्वेंट्रीज पे। ट्रेड रिसीवेबल 420 से इंक्रीज हो गया 36, कितना? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स में? 2,10,000। मेरे बच्चों, मेरे चीतों, मेरे बाल को, C&CE मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्या हम पहले ही टिक नहीं कर चुके? है ना? कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं हम लास्ट में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। वर्किंग नोट नंबर 1 का टोटल कितना आ गया बताइए? 1,98,000। ये वाला काम आपको सोचना होता है, और अगर आप चाहो तो लिख के भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 198 उठकर यहां आ गया 1,98,000। इसमें बताओ कितना आ गया? माइनस का 36। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,62,000। ये दोनों प्लस करके बाहर लिख दो 82,000, ठीक है? दिस प्लस 162 प्लस 82 माइनस का कितना? 224। बताओ कितना आ रहा है? 20,000 पॉजिटिव। गाइस, क्या क्वेश्चन में कहीं भी टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड या प्रोविजन क्रिएटेड या टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है? नो। तो यही हमारा आ चुका है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना आ चुका बताओ मेरे को? 20,000 का क्या आया है बोलो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मेरे को बताओ। डन एवरीबॉडी? वेल डन। कैन यू टेल मी द नेगेटिव फिगर हियर? 76,000 का कैश फ्लो या कैश यूज्ड? कैश यूज्ड इन विच एक्टिविटी? 20 और माइनस का 76, दैट विल बी माइनस का 56। याद रखना, यहां टोटल कितना आ गया? 70। अब देखो स्पेस है,
बेटा हम लोगों ने तो 8 से 9 लाइन छोड़ी थी, हमें थोड़ी पता था क्वेश्चन इतने कम में आ जाएगा। तो आप या तो यहाँ लिख दो या ऐसे करो ना, स्पेस को मैनेज करना सीखो, थोड़ा सा और नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। कितना आ गया? 70। तो ये आ जाएगा क्या? कैश फ्लो। बेटा बताओ क्या आपका आंसर प्लस का 14 ही आ रहा है? चेक कर लो, वो माइनस का 56 था, माइनस के 56 के साथ प्लस का 70, तो योर आंसर विल बी प्लस का 14। यस, 6 मार्क्स अपने हुए। और यहीं अगर ये मैच नहीं हुआ, हाय राम मेरे नंबर कट जाएंगे, क्या गलती हो गई? पैनिक नहीं करना। अगर मान लो यहां पर आपका नहीं आ रहा 14, आपकी वैल्यू आ रही है 11 या 15 या 40, तो आपकी कुछ तो गलती है। अब ऐसे में अपने आप को कैसे संभालना है? सबसे पहले जो आपने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, मेरी बात समझो, पेपर में मैच नहीं होगा तो घबराना नहीं है, क्या करना है वो सिखा रही हूं। सबसे पहले अपने वर्किंग नोट में जाओ, चीजों को चेक करो। डेप्रीशिएशन 6000 का ऐड कर दिया? हाँ कर दिया। ये गेन ऑन सेल कर दिया? कर दिया। ये दोनों चीजें चेक करो, ये लिख दी या नहीं लिख दी। फिर ये भी देखो कहीं सेल को नेगेटिव तो नहीं लिख दिया जल्दबाजी में, कहीं सेल की वैल्यू की जगह ऊपर वाली वैल्यू तो नहीं लिख दी। ऐसे चेक करते हैं। 95% प्रोबेबिलिटी है तुम्हें अपनी गलती मिल जाएगी वर्किंग नोट्स में ही। अगर खुदा ना खास्ता वर्किंग नोट में नहीं मिले तो बैलेंस शीट को जब आप पढ़ रहे थे तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे मान लो शेयर कैपिटल को जब आपने बढ़ाया घटाया तो आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या थी? 70, पर हो सकता है आप उसे जल्दबाजी में 50 लिख गए हो। तो एक बार दोबारा रिकैलकुलेट करके चेक करो। टाइम है तभी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेपर छूट रहा है, तो लीव इट, छोड़ दो, क्योंकि जो आपने बाकी का पेपर करना ज्यादा जरूरी है। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो आप वापस जाएंगे। और जो मेरी बात मान रहे हैं बेटा, एग्जाम में आपका पेपर 2.5 घंटे से लेकर और 2:40 मतलब 20 मिनट तो बहुत आराम से रिवीजन के होंगे। अगर मेरी बात जो सुन रहे हैं मान रहे हैं उनके लिए तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो बेटा टाइम पे कंप्लीट होगा 5 मिनट पहले। तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम अपनी गलती ढूंढो। फिर तो ये देखते हो कोई क्वेश्चन है तो नहीं गया, कोई एमसीक्यू मैंने ऐसा तो नहीं है मैंने यहाँ तो मार्क कर रखा है बी और वहाँ लिख दिया हो सी। फिर तो ये गलतियाँ ही चेक होती है 5 मिनट में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, और अगर नहीं होता तो घबराना नहीं है। अपने पहले वर्किंग नोट्स चेक करो, फिर अपनी कैश फ्लो ऊपर से लेकर नीचे तक बैलेंस शीट चेक करो, मिल जाएगी गलती। कई बार ऐसा होता है एक एडजस्टमेंट आपने एक जगह तो कर दी होती है, दूसरी जगह नहीं करते, तो मिल जाती है गलती। सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।